Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं इंडियन ट्रू क्राइम ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 2 को एक्सप्लेन करूंगी. इस सीरीज के डायरेक्टर हैं रिची मेहता. इस सीरीज की मेन लीड रोल है शिफाली शाह. दिल्ली क्राइम सीरीज का फर्स्ट सीजन 2012 दिल्ली गैंग रेप पर था और इसका सेकंड सीजन कच्चा बनियान गैंग पर था. गाइस, अगर आप दिल्ली क्राइम सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बना रखी है. नेटफ्लिक्स दिल्ली क्राइम के सीजन 2 में शिफाली शाह ने फिर एक बार धमाकेदार एक्टिंग की है और इस सीजन ने फिर एक बार खौफनाक दिल्ली क्राइम पर खुलासा किया है. इस क्राइम ने दिल्ली के लोगों के दिल में डर बिठा दिया था. खैर, दिल्ली क्राइम सीजन 2 की कहानी कुछ यूं है. दिल्ली का एक ग्रुप फिर से एक्टिव होता है, कच्चा बनियान गैंग. ये गैंग सारे ओल्ड एज लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा था. अब दिल्ली पुलिस परेशान थी क्योंकि सीरियल मर्डर्स इतनी जल्दी हो रहे थे जिससे पुलिस को पहले मर्डर्स की इन्फो पता चलती उससे पहले दूसरा मर्डर हो जाता. अब दिल्ली पुलिस इस गैंग को कैसे पकड़ती है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी. और गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. दिल्ली क्राइम सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 26 अगस्त 2022 में. IMDb पर दिल्ली क्राइम को मिले हैं 8.5 स्टार्स आउट ऑफ 10. दिल्ली क्राइम को गूगल यूजर्स ने 96% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट. दिस सीरीज शुरू होती है SHO सुभाष गुप्ता DC में वर्तिका चतुर्वेदी को कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है मल्टीपल मर्डर्स के बारे में जो हुए थे साउथ दिल्ली में. राकेश और रोमिला अरोड़ा रिटायर्ड डॉक्टर्स थे एम्स के. इन दोनों का बेरहमी से कत्ल के साथ साथ इनके गेस्ट मेनन्स का भी बेरहमी से कत्ल किया गया था. इस इंसिडेंस के बारे में इनकी मेड मीना ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था. अब राकेश और रोमिला की बेटी अनीता क्राइम सीन पर आती है. उसे यकीन नहीं आ रहा था कि किसी ने उसके पेरेंट्स को इतनी अजियत से कत्ल क्यों किया है. पुलिस अनीता के जज्बात को समझ रही थी. किलर्स ने अरोड़ा और मेनन्स को सिर्फ कत्ल नहीं किया बल्कि पूरा घर खराब कर दिया था. घर में खाने की प्लेट्स टेबल पर पड़ी थी और मीना का कहना था कि वो अरोड़ास को खाना खिलाकर और सब कुछ क्लीन अप करके गई थी. किलर ने घर में चोरी भी की थी और ये किलर्स कत्ल करने के लिए हैमर का यूज कर रहे थे. वर्तिका का अनीता से कहना था कि अनीता अपने पेरेंट्स की शक्ल ना देखे क्योंकि अनीता उनकी आखिरी बार ऐसी हालत नहीं देख पाएगी. अब वर्तिका के ट्रस्टेड ऑफिसर्स इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह और सब इंस्पेक्टर जयराज इस केस में काम कर रहे थे. घर के CCTV कैमरा फुटेज में 2 कवर्ड फेस किलर्स घर में एंटर होते हैं. अब इस फुटेज में इन किलर्स का गुरूर साफ नजर आ रहा था क्योंकि इन्होंने CCTV कैमरा को डिस्ट्रॉय नहीं किया था. वो किलर्स चाहते थे कि दिल्ली पुलिस उन्हें देखे और ये एक तरह से दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया था कि वो अगर इन किलर्स को पकड़ सके तो पकड़ ले. भूपेंद्रा को विक्टिम्स के हाथों पर ऑयल मिला था. अब पुलिस टीम जब इन मर्डर्स के पीछे का पैटर्न चेक करती है उन्हें मालूम चलता है इसी तरह का एक पैटर्न एक गैंग यूज करता था और वो गैंग 90s के टाइम में एक्टिव था. लेकिन इतने सालों से ये ग्रुप इनएक्टिव था. वर्तिका और उसकी पुलिस टीम को पता था इस बारे में लेकिन वो इस बात को नहीं मानना चाहते थे. इस गैंग का नाम कच्चा बनियान गैंग था. इस गैंग के मेंबर्स अपना फेस कवर रखते थे और सिर्फ अंडर गारमेंट्स पहनते थे और अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाते थे ताकि कोई इनको पकड़ना चाहे भी तो ना पकड़ पाए. इस गैंग ने दिल्ली में अपनी दहशत बनाई हुई थी. इस गैंग के मेंबर सिर्फ किसी ओल्ड एज लोगों के घर चोरी नहीं करते थे बल्कि उनका बेरहमी से कत्ल भी कर देते थे. इस गैंग के लोगों को कोई दुख नहीं था कि वो कितनी बेरहमी से विक्टिम्स से कत्ल करते हैं. जिस घर में कत्ल करते थे वहाँ खाना पीना कर कर क्राइम सीन छोड़कर जाते थे. SHO सुभाष सिंह का कहना था कि उसकी दादी को अल्जाइमर था और उन्हें कुछ याद नहीं रहता था. तब भी वो आधी रात को नॉक पर डर जाती थी और कहती थी कि ये कच्चा बनियान गैंग है. ये गैंग हमेशा अमीर ओल्ड पीपल को मारता था लेकिन इस बार मामला अलग था.
ये ग्रुप सिर्फ साउथ दिल्ली में अमीर पीपल्स को मार रहा था। दिल्ली पुलिस इस गैंग पर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। अचानक न्यूज में क्राइम सीन की सीसीटीवी फुटेज लीक हो जाती है और ऑब्वियस सी बात है ये फुटेज सिस्टम के किसी अंदर के बंदे ने लीक की थी। अब ये न्यूज आग की तरह पूरे इंडिया में फैल गई थी। अब पूरी इंडिया में ये बात फैल गई थी कि कच्चा बनियान गैंग वापस आ गया है। दिल्ली पुलिस पहले बहुत एहतियात से काम कर रही थी, लेकिन इस न्यूज के फैलने के बाद दिल्ली पुलिस को और भी जल्दी करना पड़ रहा था इस केस को सॉल्व करने के लिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और वर्तिका का सीनियर कुमार विजय वर्तिका को प्रेशराइज करता है कि वो इस केस में कोई लीड ढूंढे, लेकिन वर्तिका मजबूर थी कि आखिर वो क्या करे। कुमार वर्तिका को कहता है कि वो रिटायर्ड एसएचओ पटेल नगर वीरान चड्ढा की हेल्प ले इस केस में, क्योंकि उसने कच्चा बनियान केस को हैंडल किया था। अब दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक अननोन बंदे की कॉल आती है और उसका कहना था कि कच्चा बनियान गैंग फिर से एक्टिव हो गया है और अब वो दिल्ली पुलिस की जिंदगी जहन्नुम से बदतर बना देंगे। वर्तिका के समझ में नहीं आ रहा था कि किलर्स ने खुद से कंट्रोल रूम में कॉल करके ओपन चैलेंज दिया है वर्तिका को। वर्तिका की समझ में आ गया था कि ये कोई कॉमन गैंग नहीं है, ये गैंग बस पुलिस के साथ एक गेम खेल रही है। इनको बस मजा आ रहा है लोगों को लहूलुहान करने में और वो इस मर्डर्स को एंजॉय कर रहे हैं। वर्तिका ये सब सोच ही रही थी। अचानक भूपेंद्रा वर्तिका को इन्फॉर्म करता है कि एक और मर्डर हो गया है। वीरान चड्ढा एक अलग ही किस्म का इंसान था। चड्ढा अब्रॉड से आया था सिर्फ अपनी पेंशन सरकार से अप्रूव करवाने के लिए। चड्ढा अपनी पेंशन के लिए इतना मरा जा रहा था जैसे उसके खाने के नाले पड़े हों, लेकिन वो एक बड़े से मैंशन में रहता था और वो एक रॉयल लाइफ स्पेंड कर रहा था। एक्चुअली चड्ढा एक मोस्ट करप्ट और ग्रीडी इंसान था और उसने अपने कैरियर में सिर्फ रिश्वत पर ही काम किया था। वर्तिका को मजबूरी में चड्ढा के साथ काम करना पड़ रहा था क्योंकि चड्ढा के पास कच्चा बनियान गैंग्स के रिकॉर्ड्स थे। उसे इस गैंग की सिंगल से सिंगल डिटेल पता करनी थी। चड्ढा का कहना था कि इस कम्युनिटी का हर इंसान चोर है, इवन बच्चे भी। चड्ढा के साथ जयराज जाता है शाहदरा, जहां ये कच्चा बनियान गैंग पाया जाता था। चड्ढा एक या दो लोगों को नहीं उठाता बस्ती से, इवन वो तकरीबन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है और इस बात पर जयराज हैरान था क्योंकि वर्तिका ने कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किया था। इस इन्वेस्टिगेशन में दो लोग चड्ढा से बचने के लिए भाग रहे थे, जुगनू और आजाद। अब ये दोनों प्राइम सस्पेक्ट्स थे इस केस में। चड्ढा मगरूर था, इसीलिए ये दोनों चड्ढा से कहते हैं कि ये सारे बस्ती वाले कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं हैं, लेकिन बाद में उनका कहना था कि अब बस्ती वाले क्रिमिनल्स नहीं रहे हैं, उन्होंने ये सब काम बहुत पहले ही छोड़ दिया है। जब पुलिस चेक करती है अरोराज के घर के पास वाला सीसीटीवी, तो फुटेज में जुगनू और आजाद होते हैं। अब पुलिस का शक जुगनू और आजाद पर और पक्का हो गया था कि इन्होंने अरोराज को मारा होगा, लेकिन इन दोनों का कहना था कि उन्होंने किसी का भी मर्डर नहीं किया है। जब जुगनू और आजाद को मेडिकल टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा होता है, ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब नीति की कस्टडी से ये दोनों भागे थे, इसीलिए वर्तिका नीति पर गुस्सा होती है क्योंकि नीति के अपने मैरिड लाइफ में इश्यूज होते हैं और वो ड्यूटी पर परेशान रहती थी। एक दिन अचानक जुगनू और आजाद खुद ही सरेंडर कर देते हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं आते, उनके साथ सेलिब्रिटी लॉयर मिस्टर विनीत सिंह भी आता है। विनीत वर्तिका से गुजारिश करता है कि वो आजाद और जुगनू की बात एक बार सुन ले। जुगनू और आजाद का कहना था कि वो अरोराज के पड़ोस में रॉबरी करने के लिए गए थे, इसीलिए वो उस घर को चेकआउट करने के लिए गए थे और उन्होंने उस घर में 30 लाख रुपए चुराए और उसके ओनर ने इसीलिए पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाई क्योंकि वो पैसा ब्लैक का था। जब वो पिंजरा इस बात का पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि जुगनू और आजाद सही कह रहे थे। कुमार वर्तिका को फोर्स कर रहा था कि वो आजाद और जुगनू को कस्टडी से फ्री ना करे, लेकिन वर्तिका कुमार की एक नहीं सुनती और वो जुगनू और आजाद को फ्री कर देती है। वर्तिका इन दोनों को एक झूठे इल्जाम में अंदर नहीं रख सकती थी। कुमार वर्तिका को कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट तैयार करे जिससे वो मीडिया को बता सके कि उसने क्यों आजाद और जुगनू को रिहा किया है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत होता है। वर्तिका प्रेस को कन्विंस कर लेती है कि जुगनू और आजाद किलर्स नहीं थे और ना वो कच्चा बनियान गैंग का हिस्सा है। वर्तिका को पता चलता है
कि चड्डा बस्ती के लोगों से रिश्वत लेकर उन्हें इस केस से आजाद कर रहा था। वर्तिका को अफसोस था कि उसे सिस्टम के गंदे पुलिस वालों के साथ काम करना पड़ रहा है, इसीलिए वो चड्डा को इस केस से फायर कर देती है। कुमार वर्तिका से खुश नहीं था क्योंकि वर्तिका ने कुमार के ऑर्डर नहीं माने थे और जुगनू और आजाद को छोड़ दिया था। कुमार का वर्तिका से कहना था कि अगर वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई तो उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है और वर्तिका इसके लिए रेडी भी थी। उसे कोई डर नहीं था अपनी जॉब का, बस वो इंसाफ पसंद थी। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। अनीता अरोड़ा सब इंस्पेक्टर सुधीर को बताती है कि उसकी मदर की ज्वेलरी किलर्स ने चुरा ली है। पुलिस का एक इन्फॉर्मर से पता चलता है कि ये ज्वेलरी एक ज्वेलरी शॉप पर बेच दी गई है और उसे मालूम चल गया है कि वो शॉप कौन सी है। जब जयराज और सुधीर शॉप के ओनर से इस ज्वेलरी के बारे में सवाल करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये ज्वेलरी एक ओल्ड वुमेन ने बेची है इस शॉप पर। जब पुलिस उस ओल्ड वुमेन का पता करती है, उस औरत का नाम सरस्वती था और वो जगनपुरा में रहती थी। नीति की सोच के मुताबिक सरस्वती एक ओल्ड वुमेन थी और उसे कोई ना कोई मेडिकल इशू तो होगा, इसीलिए ये टीम सारे मेडिकल स्टोर्स में पूछ रही थी। अब टीम सरस्वती को ढूंढ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। सरस्वती से पता चलता है कि ये ज्वेलरी उसके पोते गुड्डू ने उसे दी थी। पुलिस को लगता है कि गुड्डू कच्चा बनियान गैंग का हिस्सा है। गुड्डू का असल नाम पवन गुलाटी था और इसके गैंग के 3 लोग और भी थे, बबलू, थेरमल और लता सोलंकी। इस ग्रुप ने ही पूरे दिल्ली में अपनी दहशत फैलाकर रखी थी। लता अपना नाम करिश्मा बताती थी और उसका अफेयर बबलू से चल रहा था। थेरमल बबलू का भांजा था। जब दिल्ली पुलिस ने पवन को अरेस्ट किया था तो तभी उसने भूपेंद्रा को गोली मार दी थी। भूपेंद्रा को अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वर्तिका बहुत परेशान होती है क्योंकि पवन अपना मुंह नहीं खोल रहा था, इसीलिए वो अपने फेवरेट कुलीग भूपेंद्रा से हॉस्पिटल मिलने जाती है। वहाँ भूपेंद्रा वर्तिका को कहता है कि मुजरिम एक बार थक कर बस छुप जाते हैं, कहीं भागते नहीं हैं। लता प्लान बनाती है एक और मर्डर और रॉबरी का, लेकिन बबलू और थीरमल इससे राजी नहीं थे क्योंकि उन्हें अब कोई रिस्क नहीं लेना था। पुलिस उनके पीछे थी, लेकिन लता बहुत जिद कर रही थी। अब बबलू का कहना था कि जो 40 लाख चुराए थे वो सब आपस में बांट लेते हैं और सब अपने अपने रास्ते, लेकिन लता ने वो 40 लाख अपने ब्यूटी पार्लर के डाउन पेमेंट के लिए दे दिए थे। थेरमल का कहना था कि लता को यहाँ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन लता एक साइकोपाथ थी और वो गुस्से में आकर बबलू और थेरमल दोनों को मार देती है। वर्तिका और उसकी टीम पहुँचती है मदानगिर। वहाँ बबलू और थेरमल की लाश होती है। वर्तिका जब लता के बारे में इन्फो निकलवाती है, उसे पता चलता है करिश्मा का असल नाम लता सोलंकी है और वो गाजियाबाद की रहने वाली है। जब वर्तिका गाजियाबाद जाती है लता के घर, वहाँ उसे लता का हस्बैंड प्रकेश और उसका छोटा बेटा मिलता है। प्रकेश का कहना था कि लता को बस दौलत चाहिए थी, इसीलिए वो प्रकेश और उसके छोटे बेटे को छोड़कर भाग गई और उसने एक गैंग बनाया चोरी और मर्डर्स करने के लिए। जब पुलिस लता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, उन्हें एक रेस्टोरेंट ओनर का नंबर बार बार शो हो रहा था और इस नंबर पर जब कॉल की गई थी जब रेस्टोरेंट बंद होता है, यानी अर्ली मॉर्निंग। यहाँ वर्तिका को शक हो रहा था। अब पुलिस रेस्टोरेंट ओनर को ढूंढ लेती है और इस आदमी का कहना था कि लता को उसकी मदद चाहिए थी, एक बिना खरीदे हुए घर के लीगल पेपर्स बनवाने के लिए। खैर वो आदमी लता का लोकेशन वर्तिका और उसकी टीम को बता देता है और इस तरह लता पकड़ी जाती है। यहाँ केस सॉल्व हो गया था और कुमार वर्तिका की प्रमोशन करवा देता है। अब वर्तिका DIG बन गई थी और उसका ट्रांसफर हो गया था किसी दूसरी जगह। अब देखते हैं कि वर्तिका को अब क्या नया चैलेंज मिलेगा। दी एंड।